जय हिंद दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। साइंस का लेक्चर नंबर 1 होगा जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। यह वही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, बहुत ही आपको मजा आने वाला है क्योंकि इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि परमाणु सिद्धांत, ठीक है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो वो डाल्टन ने दिया। देखिए ये 60 नोट्स है साइंस का, तो आप बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि बहुत डीपली चीज़ों को लिखा जाएगा। ये केवल आपको ऐसा लिखा गया है कि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो और आप क्विक रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। तो ये 60 नोट्स है एक तरीके से, तो इसलिए आप जो है कि ऐसा आप कोई भी अपने मन में भाव मत लीजिएगा कि पूरा डीपली आपको चीज़ मिले। तो यहाँ पर देखिए परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया। हर एक पॉइंट मिलेगा, कुछ छूटा नहीं है, लेकिन बस शॉर्ट में लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने किया? तो जे थॉमसन ने किया और इन्होंने ही प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल किन्होंने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज को भी किया था। प्रोटॉन की खोज दोस्तों किसने किया? तो गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो चैडविक ने किया। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो एंडरसन ने किया, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर उल्टा का बात करें, ठीक है, तो कौन होता है? पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। अगला देखिए, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र मॉडल के द्वारा बताया गया कि नाभिक पर प्लस चार्ज होता है। किसके द्वारा बताया गया? रदरफोर्ड के जो स्वर्ण पत्र मॉडल था, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा बताया गया कि नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है? तो प्लस चार्ज होता है। आप जानते हैं कि नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल में अल्फा किरण का प्रयोग किया गया अर्थात 2He4, ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल में अल्फा किरण का प्रयोग किया गया और ये क्या है? 2He4। अल्फा बीटा गामा में गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, ये बात आप लोग जानते होंगे कि अल्फा बीटा गामा में गामा का जो भेदन क्षमता है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है दोस्तों कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या क्या बताता है? तो बहुत बारीकी से समझिएगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नंबर 1 कहता है कि सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं, ठीक है। सभी पदार्थ किससे बने हैं? तो वो परमाणु से बने हैं। अब देखिए, अभिक्रिया में परमाणु का न ही सृजन होता है और न ही विनाश होता है। मतलब जब भी अभिक्रिया होती है तो परमाणु का ना तो उत्पत्ति होता है और ना ही विनाश होता है। ऐसा सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। अगला डाल्टन का एक सिद्धांत और है कि एक तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान में समान होते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से डाल्टन का कौन सा सिद्धांत है, तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगला पॉइंट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर भी। निल्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो निल्स बोर, ठीक है, जो निल्स बोर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 2n² बताया कि किसी भी कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। 2n² फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे n क्या है? कक्षा की संख्या है। जैसे अगर ये पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा है, तो यहाँ पे n का मान इसके लिए 1 होगा, दूसरे कक्षा के लिए n का मान 2 होगा और तीसरे कक्षा के लिए n का मान 3 होगा। तो इस प्रकार पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32, ऐसे एंड सो ऑन आप कर सकते हैं 2n² के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि ZX यहाँ पे जो लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए जो X है वो X किसी परमाणु को दर्शाता है और इस X के पावर में जो A लिखा गया है ये द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है और जो Z है, ये Z जो है वो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। तो यह आपको एग्जाम में ऐसे ही 2-3 ठो दे देगा, ठीक है, परमाणु 2-3 परमाणु लिख के दे देगा और पूछेगा कि ये समस्थानिक है कि समभारिक है कि समन्यूट्रॉनिक है। तो समस्थानिक का पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा
कि परमाणु क्रमांक समान होने चाहिए। मतलब ये जो जेड है ना, अगर मान लीजिए दो तीन ठो दिया है तो सबके जेड अगर बराबर हैं तो मतलब कि ये समस्थानिक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए सोडियम है, यहाँ पे Na, यहाँ पे लिखा है 2Na4। देखिए मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, रफली 2Na4 लिखा है, और यहाँ पे भी लिखा है 2K, ठीक है, 2K17, ठीक, ये K है 2K17। तो देखिए यहाँ पे 2 दोनों में सेम है ना, 2 दोनों में क्या है, सेम है। मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, परमाणु क्रमांक इसका समान है, तो इसको आप समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। इसी प्रकार संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होगा। जैसे यहाँ द्रव्यमान संख्या जो पावर में ए है ना, ऐसे परमाणु दे देगा 2-3 ठो, तो यहाँ पर अगर पावर वाला अगर समान है, सब में इक्वल है, तो इसको आप कहेंगे संभारिक है। सम न्यूट्रॉनिक का पता लगाने के लिए आपको पावर में से परमाणु क्रमांक घटाना पड़ेगा। मतलब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक आपको घटाएंगे तो जो आएगा, और अगले वाले परमाणु में भी आप द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक माइनस करेंगे, अर्थात A माइनस जेड करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोट में बताया गया है कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो A माइनस जेड फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए 1H1 अगर है तो ये हाइड्रोजन को बताता है, 1H2 है तो ये ड्यूटीरियम को बताता है, और 1H3 है तो ये ट्रीटियम को बताता है। यहाँ पे एक नोट इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन की खोज केवंडिस के द्वारा की गई थी। मतलब केवंडिस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी आप याद रखिएगा। बहुत अच्छा दोस्तों ये स्लाइड है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है एकदम, आप इसकी बिल्कुल मत करिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि ऐसे ही काफी इंपॉर्टेंट वीडियो को मैं लाता रहता हूं, और आपको इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो इसका वैल्यू पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है, चूंकि ये नंबर है, संख्या, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। अगला पॉइंट देखिए निर्वात में ध्वनि की चाल, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। अगर निर्वात है, वैक्यूम है, तो कोई भी ध्वनि की चाल वहां पर नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिए सिरका, चाहे इसी को विनेगर भी कहते हैं या तो इसी को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगर देखिए शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ को हम लोग सॉलिड CO2 कहते हैं, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, तो खाने का सोडा, खाने के सोडा का फार्मूला है NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको याद करने के लिए लिंक कर सकते हैं कि खाने का सोडा मतलब बाई, देखिए इसमें बाई आ रहा है ना, बाई मतलब बाई क्या करती है, खाना बनाती है बाई हमारे घर में आके, तो बाई से आप लिंक कर सकते हैं खाने का सोडा, खाना बनाती है तो खाने का सोडा, ऐसे आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा, कुछ भी छोड़िएगा मत, मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट जरूर देखिएगा। तो अगला पॉइंट देखिए क्या है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही एंटा एसिड कहते हैं, और इसका फार्मूला है MgOH ट्वाइस, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और इसी को एंटा एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए है धोने का सोडा, तो धोने का सोडा कौन सा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा था, और धोने का सोडा दोस्तों क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, धातु के संरक्षण से बदलने वाले रंग, सॉरी दोस्तों, धातु के संक्षारण से बदलने वाले रंग। ठीक है, धातु का जब संक्षारण होता है तो उससे रंग बदल जाता है धातुओं का। मतलब लोहे का संक्षारण होगा तो रंग लाल हो जाता है, जैसे जंग लगता है तो लोहा लाल हो जाता है, आप जानते हैं इस बात को। तांबे का जब संक्षारण होता है तो रंग हरा हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लोहे का लाल हो जाता है, तांबे का संक्षारण होता है तो रंग हरा हो जाता है, और चांदी का संक्षारण होता है तो रंग काला पड़ जाता है। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि सोना तथा प्लेटिनम का संक्षारण नहीं होता है, याद रखेंगे, सोना तथा प्लेटिनम का संक्षारण नहीं होता है। स्टील का संक्षारण ना हो इसके लिए स्टील में क्रोमियम और निकिल मिलाते हैं, जिससे वो स्टील स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ठीक है, तो उस स्टील में क्या मिलाते हैं दोस्तों, तो मिलाते हैं क्रोमियम और निकिल। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा इसको। तो अगला पॉइंट देखिए, एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए
एल्यूमिना की मोटी परत से एल्यूमिनियम खुद का संक्षारण रोक लेता है। ठीक है, तो एल्यूमिना की मोटी परत होती है जिससे कि एल्यूमिनियम खुद का संक्षारण रोक लेता है। अगला नोट है कि लोहे पर जस्ता का लेप लगा देने से लोहे का संक्षारण रुक जाता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि लोहे पर जंग न लगे, वो लोहे का रंग लाल ना हो, उसके लिए अगर आप लोहे पर जस्ता का लेप लगा देंगे तो वहां पर लोहे का संक्षारण रुक जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब यहां पर देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का समीकरण देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, प्रथा आप जानते हैं कि जो पत्तियों में जो अभिक्रिया होती है, जो सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और जल को लेकर के जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अपने लिए ऊर्जा बनाते हैं, तो ये दोस्तों समीकरण कैसे होता है। तो यहाँ देखिए, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं यानी 6 CO2। ठीक है, ये 6 लगा दिया गया है समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस H2O है, H2O अर्थात जल। ठीक है, जल दे दिया गया है। और यहाँ देखिए एरो का निशान है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये क्रिया क्लोरोफिल के अंदर होती है मैग्नीशियम की उपस्थिति में। क्लोरोफिल मतलब पत्ती। ठीक है दोस्तों, पत्तियों में क्रिया होती है। तो यहाँ देखिए, ये क्रिया होने से यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, तो ये ग्लूकोज है, याद रखिएगा, ये ग्लूकोज है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 6 ऑक्सीजन बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो गया है, ये C नहीं रहेगा, ये C गलत है। ठीक है, इस C को काट लीजिएगा, ये C नहीं है। हो सकता है PDF में भी आपको ये C मिले यहाँ पर। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, केवल 6O2 मिलता है यहाँ पे। ठीक है, केवल ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है यहाँ पे इस तरीके से। अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फलों के परिरक्षण में किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट के द्वारा फलों का परिरक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बेहोशी के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बेहोशी के लिए क्या हम उपयोग करते हैं, तो क्लोरोफार्म का उपयोग किया जाता है। बेहोशी के लिए क्लोरोफार्म का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, एसिड रेन, या इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं, या इसी को इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो इनमें कौन कौन एसिड उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो एक होता है नाइट्रिक अम्ल और एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये 2 एसिड इसमें उपलब्ध होती हैं, इसमें मौजूद होती हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी के मिश्रण को हम कहते हैं एसिड रेन, या अम्लीय वर्षा, या इमारतों का कुष्ठ रोग। ठीक है, जब वर्षा होती है, तो वर्षा जब वायुमंडल में जब पानी की बूंदें आती हैं, तो उस पानी की बूंदों में ये एसिड मिल जाती हैं प्रदूषित वातावरण के कारण। तो दोस्तों जब ये किसी इमारतों पे पड़ती हैं ये पानियाँ, तो दोस्तों क्या होता है कि उसका कलर दीवार का चेंज होता है। जैसे कि ताजमहल पे जो भी संगमरमर का जो कलर चेंज हो रहा है, ये एसिड रेन के कारण ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अगला देखिए, भौतिक परिवर्तन। दोस्तों क्या होता है भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन दोस्तों वो होता है कि जब कोई उत्पाद नया उत्पाद बन जाए। ठीक है, जब कोई उत्पाद नया उत्पाद बन जाए और पुनः नए उत्पाद से फिर से पुराना वाला उत्पाद मिल जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का जमना। दोस्तों बर्फ का जमना क्या होता है कि आप पानी से बर्फ बना लेंगे और चाहेंगे तो बर्फ से फिर से पानी बना लेंगे। तो दोस्तों ये होता है बर्फ का जमना, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब दोस्तों देखिए रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब कोई भी उत्पाद हो उससे नया उत्पाद बन जाए, लेकिन उस नए उत्पाद से फिर से पुराना वाला उत्पाद न बन पाए। ठीक है, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दही का जमना। तो दोस्तों आप दूध से दही तो बना लेंगे, लेकिन दही से फिर से दूध नहीं बना पाएंगे, तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कुछ रासायनिक परिवर्तन के निम्नलिखित देखिए उदाहरण है, वो क्या है, श्वसन। ठीक है, श्वसन की क्रिया भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि श्वसन की क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर से दोस्तों ये क्रिया मनुष्य द्वारा नहीं की जा सकती, इसलिए श्वसन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों क्या है, प्रकाश संश्लेषण भी देखिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया जाता है। अब देखिए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती एक बार जल गई तो फिर से मोम आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, फिर से आप मोम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का पिघलना, याद रखेंगे
मोम का पिघलना दोस्तों क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि मोम अगर पिघलेगा तो वो ठंडा होकर फिर से मोम ही बन जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन अगर जो मोम जल गया, वो जलने के बाद दोबारा मोम हमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों देखिए यहां पर ये स्लाइड दोस्तों कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और एक लाइक भी देंगे। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में। आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। काफी अच्छा पीडीएफ है आपको रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।